उस रात की शुरुआत ही एक आह से हुई थी, जैसे आसमान ने किसी अनजानी तकदीर पर मातम बिछा दिया हो। मीरा एक साधारण मिडिल क्लास घर की लड़की थी, मगर हालात ने उसकी मासूमियत को समय से पहले ही गिरवी रख लिया था। घर की दीवारों पर चढ़ी चिंता, दवाइयों की गंध और पैसों की कमी ने उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया, जहां इज्जत, सपने, शरीर तीनों सौदे की चीज बन जाते हैं। उसने मदद की उम्मीद में अपनी दोस्त को फोन किया था, जवाब में दया मिली, पर रास्ता ऐसा जो अंधे कुएं में उतारता था। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं सर से बात करवा दूंगी, दोस्त ने कहा, और वही वाक्य मीरा की किस्मत की मोहर बन गया। जब वो पहली बार ध्रुव के सामने खड़ी हुई थी, उसकी पलकों के नीचे दुनिया घूम गई थी, पर जरूरतें इतनी बड़ी थी कि उसने कांपते दिल से हर शर्त पर हामी भर दी। आज वह उसी सौदे की रात थी, सजी हुई सेज, महकते फूल, बंद रोशनी, सब कुछ शादी जैसा, पर भीतर बैठी लड़की दुल्हन नहीं। एक अनुबंध थी, उसकी सांसें तेज थी, त्वचा पर पसीने की महीन परत थी, आत्मा जैसे कहीं दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे घूंघट का अधिकार नहीं मिला, ना मुंह दिखाई की रस्म, बस कागज पर लिखे शब्द मिले थे, कुछ दिनों की पत्नी। बिना सवाल, बिना इनकार उसने अपने कपड़े खुद उतारे थे, जैसे हर धागे के साथ वह अपनी शर्म को भी तय कर रही हो। दरवाजा खुला, ध्रुव अंदर आया। उसकी आंखों में भी अजीब सी जद्दोजहद थी, फर्ज, मजबूरी, दबा हुआ तूफान। अगले ही पल उसके होंठ मीरा के होंठों पर थे। कमरे की हवा में एक ऐसी खामोशी फैल गई, जिसमें सिसकियां भी अनुमति लेकर निकलती थी। मीरा के लिए ये सब पहली बार था। दर्द, घबराहट, अनजाना स्पर्श, सब कुछ उसे भीतर तक तोड़ रहा था। पर कॉन्ट्रैक्ट की सिहाई उसकी आवाज को कैद कर चुकी थी। वह चाहकर भी ना नहीं कर सकती थी। उसकी उंगलियां चादर भींचे, बस यही पूछ रही थी, क्या मजबूरी हमेशा मोहब्बत से बड़ी होती है? ध्रुव भी पत्थर नहीं था, उसके अतीत में नव्या थी, बचपन की मंगेतर, सच्ची चाहत, मासूम इंतजार। पर जिंदगी ने उसे ऐसी राह पर धकेला था, जहां हर कदम किसी और के दिल पर पड़ता था। उस रात से एक कहानी शुरू हुई, जिसमें कोई खलनायक साफ नजर नहीं आता था, बस परिस्थितियां थी जो इंसानों से फैसले करवाती थी। उसी कहानी की जड़ में वह दिन था, जब ऑफिस की खामोशी को एक नरम आवाज ने तोड़ा था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजे पर ठहरी उस नरम आवाज में हमेशा की तरह अदब था, पर आज उसमें कहीं बहुत गहरी घबराहट भी छुपी हुई थी। ध्रुव ने फाइल पर झुकी नजरें उठाई, जैसे किसी के ख्याल से बाहर आया हो, और हल्के से सिर हिलाकर इजाजत दे दी। दरवाजा खुला और लवी अंदर आई। 25 साल की, सलीके में ढली हुई, लाल कपड़ों में, दुपट्टा किनारे से कंधे पर पिन किया हुआ, चेहरे पर वही समय जो पिछले 6 सालों से इस ऑफिस की पहचान बन गया था। वह ध्रुव के मिजाज को पढ़ना चाहती थी। कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब फाइल रखनी है, और कब सिर्फ एक कप कॉफी बहुत सारे सवालों का जवाब बन जाती है। ये हुनर उसने वक्त से सीखा था, मगर आज उसके कदमों में हिचक थी। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने धीमे से कहा। ध्रुव ने फाइल बंद कर दी, पर नजरें अभी भी स्क्रीन पर थी, जैसे वह खुद को तटस्थ दिखाना चाहता हो। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। लवी के लिए आगे के शब्द आसान नहीं थे। उसने कई बार रास्ते भर उन्हें दोहराया था, मगर अब गला सूख गया था। उसने उंगलियों को आपस में भींचा, हिम्मत जुटाई। सर, मेरी एक दोस्त है, उसे आपकी मदद चाहिए। कीबोर्ड पर चलती ध्रुव की उंगलियां एकदम से रुक गई। कमरे की हवा बदल गई। उसने धीरे से चेहरा मोड़ा, नजरें पैनी हो गई। कैसी मदद? ये सवाल छोटा था, पर लवी के दिल पर पहाड़ बनकर गिरा। उसे अपनी दोस्त की रोती हुई आवाज याद आई। टूटा हुआ घर, अस्पताल की गंध, बेबसी से भरी सांसें। उसकी पलकों पर नमी उतर आई, मगर उसने खुद को संभाला, क्योंकि वो यहाँ किसी की मदद बनकर खड़ी थी। सर, उसके होंठ कांपे। उसे 15 लाख रुपए चाहिए। शब्द बाहर आ गए, पर उनके साथ जैसे उसकी सारी ताकत भी निकल गई। वह जानती थी कि ये रकम छोटी नहीं, ये एहसान छोटा नहीं, इसका जवाब भी शायद छोटा नहीं होगा। ध्रुव कुर्सी पर पीछे टिक गया, आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली, जैसे हिसाब लगा रहा हो, पैसों का नहीं, इंसानियत और अंजाम का। रवि का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कहीं ये दरवाजा भी बंद ना हो जाए, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे किसी की पूरी जिंदगी खड़ी थी। उस खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, और दोनों जानते थे कि अगला फैसला सिर्फ मदद नहीं, कई जिंदगियों की दिशा तय करने वाला है। बहुत जरूरत है, ये कहते ही लवी की आवाज जैसे खुद अपने ही शब्दों में डर गई। उसकी नजरें झुक गई, पलकों की छाया गालों पर कांपने लगी, मानो उसे यकीन ही ना हुआ हो उसने इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कर ली है।
अगले ही पल ध्रुव का ठहाका कमरे में गूंजा, तेज आश्चर्य और इतना भारी कि लवी का दिल जैसे सिकुड़ सा गया। वे और भी ज्यादा शर्मिंदगी से जमीन को देखने लगी, जैसे वहां कोई दरार खुल जाए और वह उसमें छिप सके। 15 लाख? लवी सीरियसली? ध्रुव की आवाज में हैरानी थी, पर उसके पीछे पैसों की दुनिया का ठंडा गणित भी छुपा हुआ था। तुम जानती हो 15 लाख कितनी बड़ी रकम होती है? मैं किसी अनजान इंसान को इतनी बड़ी राशि यूं ही कैसे दे दूं? आखिर वजह क्या है? कोई तो बात होगी। सवाल हवा में तैर गया। लवी के होंठ सूख गए। उसने उन्हें भींचा, खुद को संभाला, क्योंकि अब पीछे हटने का मतलब था उम्मीद का मर जाना। उसे अपनी दोस्त की आंखें याद थी, नींद से सूजी हुई, डर से भरी हुई, और अस्पताल की वो सफेद दीवारें जहाँ हर मिनट पैसों की आवाज में गिना जाता है। जी सर, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। उसकी माँ का ऑपरेशन होना है, ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए 15 लाख रुपए मांगे हैं। कहते कहते उसकी आवाज भर गई, जैसे हर शब्द उसके गले को चीरकर बाहर आ रहा हो। सर, वो बहुत गरीब है, घर में कमाने वाला कोई नहीं, पर वह आपका कर्जा चुका देगी, धीरे धीरे पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार वाक्य तक आते आते उसकी पलकें भीग चुकी थी। उसने दोबारा सिर झुका लिया, क्योंकि मदद मांगना कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब रकम उम्मीद से बड़ी और जेब से बहुत दूर हो। ध्रुव कुर्सी की पीठ से टिक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, हैरानी, शक और शायद कहीं गहरे किसी फैसले का बीज। उसने कई डील्स देखी थी, करोड़ों का खेल खेला था, मगर ये पहली बार था जब रकम के पीछे किसी की सांसें बंधी थी। कमरे में फिर वही खामोशी उतर आई, मगर अब इसमें एक माँ की जिंदगी की आहट थी। कुछ पल बाद उसने धीमे मगर ठोस लहजे में पूछा, चलो मान लिया, लेकिन वे लड़की खुद क्यों नहीं आई? ये सवाल सीधा था, पर उसके भीतर छुपा अर्थ बहुत गहरा था। और लवी जानती थी कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हुई है जहां जवाब सिर्फ शब्द नहीं होंगे, किस्मत तय करेंगे। फिलहाल पैसा उसे चाहिए तो सामने भी उसे ही आना चाहिए था। सर, वे थोड़ा लोगों के सामने जाने से डरती है और मुझे भी विश्वास नहीं था कि आप मदद करेंगे या नहीं, इसलिए मैंने पहले आपसे बात करनी ठीक समझी। अगर आप परमिशन दे तो वह आपसे मिलने आ जाएगी। वह बड़ी तसल्ली भरे शब्दों में बोली, नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? वह वापस लैपटॉप पर बिजी हो गया। मीरा, लवी ने धीरे से कहा। सर, आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज मेरी दोस्त की भी मदद कर देना, किसी गरीब का भला हो जाएगा। उसके शब्दों में थोड़ी नरमी और अपनायत दिखाई दे रही थी। ध्रुव की उंगलियां फिर से रुक गई। उसने नजरें उठाकर गहरी सांस ली। लवी, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। खैर, उसे कल ऑफिस ले आओ, मैं देख लूँगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। और हाँ, उसे कहना कि मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर आए। वह थोड़ा सा झुका और अपना सर दबाने लगा। अब जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकल गई। ध्रुव ने थकन से भरपूर ठंडी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर सर गिराकर आंखें मूंद ली। हाँ मीरा, मैंने सर से बात कर ली है। उन्होंने हाँ तो नहीं कही, लेकिन वह तुमसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस में आ जाना। देखना, वह तुम्हें पैसे देंगे और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लवी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो मीरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वे दोनों गहरी दोस्त थी, एक ही स्कूल में और कॉलेज में साथ पढ़ी थी, और दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी, एक दूसरे की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझती थी, और हमेशा वे दोनों मिलकर समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहती थी। लवी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? वह भीगी आवाज़ में बोली तो लवी ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। मेरी जान, घबराओ मत, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। भगवान करे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं आंटी जी के लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगी। लवी ने उसे तसल्ली दी। और हाँ, मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लाना है, और फिक्र मत करो, ध्रुव बहुत अच्छे इंसान हैं, न जाने कितने लोगों की वो मदद कर चुके हैं, वे तुम्हारी भी ज़रूर मदद कर देंगे। लवी की बात पर मीरा नम आंखों से मुस्कुरा दी और लवी का धन्यवाद करती, उसको गले लगाती, राम का नाम लेती घर आ गई थी। मीरा के दिल में डर अभी मौजूद था, मगर कहीं न कहीं उम्मीद की हल्की सी किरण भी जाग उठी थी। अगली सुबह मीरा एक वाइट कलर का सूट पहने, दुपट्टे को बड़े ही अच्छी तरह से अपने कंधे पर टिकाए और धड़कते दिल के साथ उस बड़ी बिल्डिंग पर, उस कंपनी के चमकते ऊंची इमारत पर नजर डाली जो शीशे की तरह चमक रही थी। लवी बार बार उसे तसल्ली दे रही थी, घबराना मत मीरा, तुम बस अंदर जाकर सर से सीधी बात करना,
भगवान सब अच्छा ही करेंगे। लवी ने उसका हाथ थामकर दबाया। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया और लवी के साथ अंदर दाखिल हो गई। रिसेप्शन पर जाकर वह ध्रुव के ऑफिस तक पहुंची। मीरा ने बोझल दिल से आवाज़ दी। लवी उसे बेस्ट ऑफ लक का इशारा करती वापस चली गई, जबकि मीरा घबराती हुई उंगलियां चटकाने लगी। अंदर आ जाओ। कमरे के अंदर से भारी मगर धीरे से आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और मीरा दबे कदमों से अंदर दाखिल हुई। ऑफ वाइट कलर के सूट में वह लड़की ध्रुव के सामने खड़ी थी। उसकी सिर्फ भूरी आंखें नजर आ रही थी। वह सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। आंखें झुकी हुई थी, हाथों में एक फाइल थी। वह काफ़ी देर तक सामने वाले को बोलने का इंतजार करता रहा। जब कोई ना बोला तो ध्रुव ने सर उठाया। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके चेहरे पर एक पल को हैरानी की लहर दौड़ गई। वह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। सामने खड़ी लड़की अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लग रही थी, जिसकी कपकपाहट उसके कांपते हुए दिल का पता दे रही थी। आंखों में नमी और सुर्खी थी, जैसे किसी भी पल आंसू टपक जाएगा। बार बार अपनी उंगलियों को मोड़ती अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सांस तेज चल रही थी, नजरें जमीन पर जमी हुई थी। ध्रुव अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाए उसे बड़ी गौर से देख रहा था, जबकि वो बेबसी और झिझक के कैद में होकर हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि सीधे उसके आंखों में देख सके। मीरा है? ध्रुव ने गहरी निगाहें सामने खड़ी लड़की पर डाली। जी जी सर। मीरा की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। बैठ जाइए। ध्रुव ने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। मीरा ने नजरें झुकाई। धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए रिपोर्ट्स आगे कर दी। ये मेरे मम्मी की रिपोर्ट्स हैं सर। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी सर्जरी बहुत ज़रूरी है। सर्जरी और दवाइयों पर जो खर्चा होगा उसके लिए 15 लाख की ज़रूरत है। ध्रुव ने रिपोर्ट उठाकर बड़ी गौर से देखना शुरू कर दिया। कमरे में कुछ पल चुप्पी छाई रही। सिर्फ पेपर पलटने की आवाज़ आ रही थी। मीरा के दिल की धड़कनें उस खामोशी में और तेज सुनाई देने लगी। कुछ देर के बाद ध्रुव ने फाइल बंद करके गहरी सांस ली। तो आपको मुझसे 15 लाख रुपए चाहिए? मीरा ने बेबसी से सर हिलाया। जी सर। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको वापस करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। वह नजरें झुकाए बोली। ध्रुव ने कुर्सी की पीठ से टेक लगा ली। एक पल को मीरा के चेहरे को गौर से देखा और फिर वह उठकर मीरा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मीरा उसके अचानक से साथ बैठने पर घबराहट का शिकार हुई। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली, लेकिन मीरा की नजरों की ताक ना मिलाते हुए नजरें झुका गई। पैसे देना मेरे लिए समस्या नहीं। 15 लाख देना मेरे लिए मामूली सी बात है मीरा। मैं थोड़ी देर रुका। लेकिन कहते हैं हर चीज़ की एक कीमत होती है। कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब सवाल ये है, क्या आप ये कीमत चुका सकती हैं या नहीं? वह हल्का सा मुस्कुराया। ये सुनकर मीरा का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। वह हैरान और परेशान नज़रों से उसके तरफ देखने लगी। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रही सर। आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे? मैं ये कर्ज थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी। मैं वादा करती हूँ सर। वह घबराते हुए जल्दी से बोली। मुझे ये कहना है मीरा, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है। 15 लाख मेरे लिए बहुत मामूली बात है। मैं 15 लाख आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। अगर मेरी किसी और मदद की ज़रूरत हो तो मैं वह भी करने को तैयार हूँ। लेकिन मीरा, मेरी एक शर्त है। वह उठकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कैसी शर्त होगी सर? वह उंगलियां चटकाती परेशानी से बोली। तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। ध्रुव की बात पर वह अपनी जगह से जैसे पत्थर की बुत बनकर रह गई थी। एक पल के लिए वो हिलने के लायक भी न थी, जैसे जमीन उसके कदमों तले से खींच ली गई हो। आंखों में बड़ी आश्चर्य और चेहरे पर सदमे के असर लिए कुछ पल वह सिर्फ उसे घूरती रह गई। फिर एकदम गुस्से से बोली, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? एक लड़की से इतनी घटिया बात करते हुए उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। इतनी गिरी हुई सोच रखने वाले इंसान को मैं अपना जीवन साथी तो दूर की बात है, एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ध्रुव, मैं आपको अच्छा इंसान समझ बैठी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी गिरी हुई सोच के मालिक हैं। मीरा की आंखों में गुस्से की चमक और दिल में बेहद नफरत के जज्बात उमड़ आए थे, जैसे वह हर शब्द के साथ उसकी बेइज्जती का बदला ले रही हो। ध्रुव मीरा के गुस्से और उसके मना करने को नज़रअंदाज कर गया। उसकी आंखों में अजीब सा भरोसा और गुरूर झलक रहा था, जैसे दुनिया की कोई ताकत उसके फैसले को बदल नहीं सकती। मीरा वह धीरे से मगर वजनदार आवाज़ में बोला, मैं जानता था कि तुम्हें ये बात स्वीकार नहीं होगी, मगर याद रखो, मेरी बात मजाक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारा चुनाव नहीं, बल्कि तुम्हारी मजबूरी बनेगी।
फिर तुम्हारे पास मना करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसके शब्द मीरा के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वह अपनी जगह बेबस खड़ी आंखों में आंसू लिए उसे तक रही थी, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर कोई ऐसी परछाई दिखाई न दी थी जैसे उसे पूरा विश्वास था कि सामने वाला उसकी बातें को रद्द नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह सोच लो। वह थोड़ा सा झुका, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ सोचने और समझने के लिए, और इस शादी के लिए। मैं तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा। ये तुम्हारी अपनी मर्जी होगी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ये शादी अपनी औलाद के चाहत के लिए कर रहा हूँ। मेरी होने वाली पत्नी माँ नहीं बन सकती, और हमारे यहाँ जिससे एक बार रिश्ता तय कर दिया जाए उसे हर हाल में स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह पसंद हो या ना हो। वह रुका, फिर कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर बड़ी बेरहमी से बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तब तक वैलिड रहेगी जब तक तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बन जाती। जैसे ही तुम मुझे मेरा वारिस दोगी ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी है या नहीं, ये फैसला तुम्हें खुद करना है। वरना मैं ये पैसे तुम्हें ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 साल के अंदर तुम्हें ये पैसे वापस करने होंगे। मैं जानता हूँ कि 15 लाख इतनी बड़ी रकम है कि तुम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाली लड़की 10 लाख 10 साल भी कोशिश कर ले तो भी इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकती। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे पैसे ले लो और 2 साल के अंदर मुझे 15 लाख रुपए दे देना। दूसरा ये कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो और मुझे मेरा वारिस दे दो और डिवोर्स लेकर आज़ाद हो जाओ और सुकून की जिंदगी बिताओ। उसके शब्द की गहराई और करवाहट ने मीरा को जैसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अपने बहते आंसुओं के साथ कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज़ होठों पर ही दम तोड़ गई थी। ध्रुव ने जैसी उसकी हालत को नज़रअंदाज करते हुए कागजात उठाए और बड़ी तसल्ली से बोला, ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचोगी तुम्हें ये रकम वापस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी सब तुम्हारी मर्जी है। मैंने अपनी शर्त बता दी है। 1 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच समझ लो। ये कहकर वो बड़ी तसल्ली के साथ दोबारा अपने काम में बिजी हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जबकि मीरा आंखों में आंसू लिए कांपते हाथों और बोझल दिल के साथ वहाँ से निकली। बाहर निकलते ही उसके कदमों में कपकपाहट उतर आई थी, जैसे ज़मीन भी उसका साथ छोड़ रही हो। वह घर वापस आई, मगर दिल और दिमाग ध्रुव के शब्द की बारिश होती रही। वह दर्द इतना गहरा था, उसको सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। वह घर आई तो कमरे की चुप्पी में वह तकिया में मुंह छुपाकर पूरी रात रोती रही। उसके दिल पर एक ऐसा बोझ आ पड़ा था जिसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। लेकिन वह जानती थी अपने माँ को बचाने के लिए उसे ये कड़वा घूंट पीना ही होगा, ये कुर्बानी देनी ही होगी। यही सब सोचती रही, सिर्फ 2-3 दिन खुद को तसल्ली देती रही, यही मेरी मुसीबतों की परीक्षा है। माँ का अच्छा इलाज हो जाएगा, छोटी बहन भाइयों की भविष्य संवर जाएगी। मगर उस तसल्ली के बावजूद दिल जख्म से हर पल उसे घायल करता रहा। बारिश के तेज बूंदे शहर के सड़कों को भिगो रही थी। मीरा भीगती हुई सूट संभाल थी, बोझल कदमों से तेज तेज चल रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसके स्क्रीन पर अस्पताल की तरफ से एक मैसेज चमक रहा था, कल सुबह तक पैसे ना मिले तो आपकी माँ की सर्जरी नहीं हो सकती। ये शब्द उसके दिल पर पत्थर की तरह गिर रहे थे। माँ के चेहरे का ख्याल आते ही वो बेबसी के साथ रो पड़ी। अब सिर्फ ध्रुव ही मेरी मदद कर सकता है, यही सोचती वह जल्दी से ध्रुव के कंपनी में दाखिल हुई। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से परमिशन लेती वह अंदर दाखिल हुई। वह जो काम में बुरी तरह बिजी था, मीरा को देखकर चौंक गया। आंखों में हैरानी लिए वो उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ मीरा, आप रो क्यों रही हैं? वह परेशानी से पूछ रहा था। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ की सर्जरी है, अगर पैसे जमा ना करवाए तो फिर उनकी सर्जरी नहीं हो सकेगी। प्लीज़ मुझे पैसे दे दे, बदले में मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रोते हुए हाथ जोड़कर बोली तो उसकी बात पर ध्रुव ने अपने दराज से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर निकालकर उसके सामने रखे और उसके ऊपर एक पेन रखा था। वह कांपते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाने लगा। कमरे में एसी होने के बावजूद भी मीरा के पूरे जिस्म में सरसराहट होने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में खून बंद होने लगा है। उसकी टांगें धीरे धीरे कांपने लगी। ध्रुव ने उसकी हालत को अपने नज़र में रखा और उसे कंधे से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और खुद भी वह सामने रखी चेयर पर बैठ गया। मीरा ने नजरें उठाई। उसके सामने बैठा आदमी उस वक्त ब्लू कलर के कोट पैंट पहना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। बिल्कुल ही गोरा चिट्टा था।
काली काली आंखें थी और बॉडी वाला था और मीरा को देखकर जैसे उसे आराम पहुंच रहा हो। उसकी गोरी गोरी उंगलियां बार बार लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। वह बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपना काम कर रहा था। सामने बैठा वे आदमी, कोई शक नहीं था, वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वह किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। थोड़ी देर के बाद ध्रुव ने लैपटॉप एक साइड पर रखा और मीरा की तरफ ध्यान दिया। वह जो बराबर हाथों की उंगलियां चटकाती परेशानी से उसे देख रही थी। मीरा, इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखा है कि तुम मुझसे शादी करोगी और बदले में मैं तुम्हारी माँ के इलाज में खर्च होने वाले रकम 15 लाख रुपए मुझसे ले रही हो। शादी के बाद तुम्हें मेरी पत्नी बनकर तब तक रहना होगा जब तक तुम मुझे बच्चा पैदा करके नहीं दे देती। बच्चा पैदा होने के बाद इस बच्चे से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई संबंध होगा। बच्चा पैदा होते ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम आज़ाद हो जाओगी। ये सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखी सारी बातें दोहराई तो मीरा ने कांपते हाथों से जल्दी से साइन कर दिए। दिल बेकाबू धड़कने लगा। उसने निगाहें उठाई और वापस उस आदमी को देखने लगी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाकर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई असर नहीं थे। वो बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में पेपर को देख रहा था। उसने अपने मोबाइल पर वीडियो कैमरा ऑन किया और उसे मीरा के सामने रखा। प्लीज़ इस कैमरे में देखकर बोलो कि ये आप सब अपनी मर्जी से कर रही हैं, आप पर कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही। वह हाँ में सिर हिलाती सामने रखे कैमरे की तरफ देखने लगी। जी, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मुझ पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही। वादे के हिसाब से मैं ध्रुव के साथ तब तक रहूँगी जब तक मैं उसके बच्चे की माँ नहीं बन जाती। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही मेरा ध्रुव से कोई संबंध होगा। ये शब्द कितनी मुश्किल से बोल पाई थी, सिर्फ वही जानती थी। ध्रुव ने मोबाइल उठा लिया। उसके बाद वो मरे हुए कदमों से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती, ध्रुव की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा और वापस उसके पास आई। मेरा ड्राइवर कल शाम को 4 बजे आपको आपके घर से पिक करेगा। आप जब तक अपने घर वालों से पूरी बात कर लो, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब तक आप मेरे पास रहोगी, आपकी फैमिली की सारी ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा। और इस शहर से बाहर मेरा एक फार्म हाउस है, हमारी शादी वहीं होगी। वह बोला तो मीरा ने भीगी आंखों से हाँ में सिर हिलाया और वह कमरे से निकल गई। मीरा के जाने के बाद वह अपनी टाई के नोट को ढीली करने के बाद वह ठंडी सांस लेने लगा। आंखों को जोर से बंद करके अपनी बेचैनी और तनाव को कम करने लगा। ये उसकी ज़िंदगी का मुश्किल फैसला था जो उसने कुछ पलों में ही ले लिया था। उसकी मंगनी बलवंत राय, जो कि उसके पिता थे, उन्होंने बचपन में ही कर दी थी। वह नव्या को पसंद नहीं करता था, लेकिन परिवार वालों के दबाव में आकर वह शादी करने पर राजी हो गया था। और जब शादी करने का वक्त आया तो नव्या का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना डरावना था कि गाड़ी के शीशे टूटकर उसके जिस्म पर चुभ गए थे और गाड़ी का स्टीयरिंग उसके पेट के निचले हिस्से पर लग गया था। इस हादसे में नव्या के बच्चेदानी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया, जिससे वो बच तो गई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट से वो माँ नहीं बन सकती थी। वह हादसे के बाद फिलहाल डॉक्टर ने उसे सेहतमंद और पहले जैसा कर दिया था, लेकिन उसकी माँ बनने का चांस ना होने के बराबर थे। और जब उसकी मीरा से पहली मुलाकात हुई थी, वह कुछ ही पलों में ये फैसला कर गया था। उसके पिता बलवंत राय भी यही चाहते थे। वह किसी लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले और फिर उससे बच्चा पैदा करवा ले और फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो बच्चे को देकर चली जाए और फिर उसकी शादी धूमधाम से नव्या से कर दी जाए। नव्या, जो कि ध्रुव की मोहब्बत में पूरी पूरी डूबी हुई थी, वह ध्रुव पर अपना अधिकार जमाती थी और ये ऐसे लगता था ये उसका कर्तव्य है, लेकिन हमेशा से ध्रुव उसे नज़रअंदाज कर देता। वह पूरे घर की लाडली थी क्योंकि वह बलवंत राय के दोस्त की बेटी थी। उन दोनों दोस्तों ने एक साथ मिलकर बंगला बनाया था और वह बंगला काफ़ी बड़ा था। ये सभी साथ रहते थे। बलवंत राय ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नव्या की शादी कहीं और हो। ध्रुव ने हर चीज़ बारीकी से देखा और फिर वह अपने बीते हुए ख्यालों में डूब गया। वह ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। इधर मीरा शहर के बिल्कुल बीचों बीच इलाके में अंधेरे में डूबी अनगिनत गलियों से जाते मीरा एक 4 मंजिला घर के सामने रुकी तो गरीबी के एहसास और मायूसी ने उसे फिर से घेर लिया था। अगर हालात ऐसे ना होते तो वह कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की आड़ में अपनी इज्जत का सौदा ना करती।
बाकी आम लड़कियों की तरह उसके भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन आज वह जिस तरह का कदम उठा चुकी थी, उसके बाद तो उसे सब नामुमकिन सा लग रहा था। उसने गहरी सांस भरते, सारी सोचों को दूर झटकते लोहे के जंग लगे दरवाजे को बजाया। उसकी बहन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला था। थकन उसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। बिखरे बालों में उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। मीरा अंदर दाखिल हुई और अपना कपड़ा उतारती चारपाई पर रख गई। उसकी बहनें जल्दी पानी लेकर आई, जिसे वह एक ही सांस में पी गई थी। बहन, काम हो गया, आप फिक्र ना करें, कल माँ की सर्जरी हो जाएगी। ध्रुव ने वादा किया है कि वो माँ की सर्जरी पर जितने पैसे की ज़रूरत होगी वो दे देगा, लेकिन वे बात को अधूरी छोड़ गई। लेकिन क्या मीरा? उसकी 60 साल की दादी ने उसे परेशानी से देखा और फिर अपनी दादी को सब कुछ बताती चली गई। वो भी चुप हो गई थी। मीरा की इतनी बड़ी कुर्बानी पर वह खून के आंसू रो पड़ी थी, लेकिन वह भी तो मजबूर थी। उसकी दादी ने अपनी पोती को गले लगाया तो दादी और पोती दोनों गले लगकर फूट फूट कर रो दी और अपनी पोती के सर पर प्यार करती अंदर चली गई, जबकि वह भी सोने के लिए लेट गई। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जबकि लवी को वह कुछ न बता सकी थी, वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी का शिकार रहे। उसने अपनी दादी को भी सख्त मना किया था कि वह लवी को इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ न बताए। 4 बज चुके थे। ध्रुव का ड्राइवर भी आ चुका था, जबकि मोहल्ले वाले जो इतनी बड़ी गाड़ी देखकर शक में पड़े हुए थे। शीतला देवी ने उनका मुंह बंद कर दिया था कि मीरा को नौकरी मिल गई है, जिसकी वजह से वह दूसरे शहर जा रही है। उनकी आंखों में हैरानी सी फैल गई थी और फिर मोहल्ले वाले भी तसल्ली में हो गए थे। वह अपने छोटे बहन भाइयों को गले लगाकर प्यार करती अपनी दादी के पास आई और शीतला देवी उसे बेहद प्यार करती रो पड़ी थी। मेरी बच्ची, भगवान तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे। जिस तरह तू हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही है, देखना एक दिन भगवान जरूर तुझे उसका सिला देगा। उसका माथा चूमती बोली तो मीरा दिल से मुस्कुरा दी और सबको बाय करती अपना सामान लेती गाड़ी में बैठ गई। मीरा के पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस वक्त मीरा 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। मीरा अपने घर में सबसे बड़ी थी और मीरा की दादी और मीरा दोनों ने मिलकर पूरा घर संभाल लिया था। पिता के एक्सीडेंट के बाद मीरा की मां की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। उन्होंने अपने पति के एक्सीडेंट का बहुत बड़ा सदमा अपने दिमाग पर ले लिया था और उन्होंने खाना पीना महीनों तक छोड़ दिया था। मीरा और दादी ने मिलकर मीरा की मां को संभाला था। मीरा के पिता के मरने के बाद मीरा की मां बहुत गम में हो गई थी। उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और वह काफ़ी बीमार रहने लगी थी। उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने बताया कि अभी छाती में गांठ छोटा है, ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही मीरा और दादी कुछ भी करने को तैयार थे। अब वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। अब उसने अपनी माँ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। दादी ने उसे आज विदाई के नाम पर एक नया सूट और सैंडल ला कर दिया था, जिसे वह पहनकर बिना शादी के ही अपने घर से विदा हो रही थी। उसकी दादी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए थे। अब गाड़ी में बैठ गई। 3 घंटे तक बराबर गाड़ी चलती रही। फिर शाम के 7 बजे गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के अंदर जाकर रुकी थी। नौकरानी ने उसे एक कमरे में जाने का इशारा किया तो उसका इशारा समझती अंदर दाखिल हुई। वहाँ मेकअप आर्टिस्ट खड़ी थी जो उसे शादी के लिए तैयार करने वाली थी। मैम, आप जल्दी से नहा लीजिए, फिर हम आपको शादी के लिए रेडी कर देते हैं। 2 घंटे के बाद आपकी शादी होनी है। वह उनकी बात पर सर हिलाती नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही बाहर आई तो एक खूबसूरत रेड कलर का लहंगा बेड पर फैला हुआ रखा था। मीरा तो इतना खूबसूरत लहंगा देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। वह लहंगा पहनकर जैसे ही बाहर आई, दोनों लड़कियों ने उसका मेकअप स्टार्ट कर दिया। एक लड़की ने उसका मेकअप किया, जबकि दूसरी लड़की उसके हाथों पर पैरों पर मेहंदी लगाने लगी और फिर 2 घंटे के बाद दुल्हन बनी तैयार बैठी थी। मीरा की नज़रें बार बार शीशे पर और अपने चेहरे पर जाती तो वह चेहरा पलटना ही भूल जाती थी। वह लगती ही नहीं थी कि वो मीरा थी। मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कसम से आज ध्रुव सर तो आप पर दिल जान से फिदा हो जाएंगे। वह बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा दी। आप प्लीज़ ये मेहंदी धुलवा दीजिए, ये सूख गई है। वह घूंघट निकाले बोली। वह हाँ में सिर हिलाती गीले कपड़े और पानी से उसकी मेहंदी धोने लग गई थी। थोड़ी देर के बाद वे दोनों लड़कियां उसे बाहर ले आई थी, जहाँ पंडित जी और कुछ लोग भी बैठे हुए थे। वहाँ पर ही मंडप सजाया गया था। मीरा को ध्रुव के साथ वहीं मंडप पर बिठा दिया गया था। पंडित जी ने अपनी रस्मों को शुरू किया। मीरा मरे मरे कदमों से सारे रस्मों को निभा रही थी। फिर पंडित जी ने उन्हें फेरे के लिए खड़ा किया। वो मरे मरे कदमों से सारे फेरे ले रही थी
और थोड़े ही देर में सारे रस्में हो चुकी थी। वह उसके जिस्म का मालिक बन बैठा था। शादी के बाद 2 वकील मीरा के सामने बैठे और कुछ पेपर पर साइन करवाने लगे। वह जानती थी ये कानूनी कार्रवाई किसके लिए की जा रही थी। वह ना समझ नहीं थी, अच्छी तरह जानती थी उन सब का मतलब। पेपर साइन करने के बाद खाना खिलाया गया। मीरा ने फिर भी घूंघट ना उठाया, बल्कि वह खाना भी घूंघट के नीचे से खाती रही। उसके बाद वे दोनों लड़कियां उसे एक सजे सजाए कमरे में बिठा गई थी, जहाँ की खूबसूरती देखकर वह दंग रह गई थी। खुशबूदार कैंडल, गुलाबों और फूलों की पत्तियों से उस कमरे की सजावट की गई थी। कमरे में पहली मध्यम नाइट बल्ब की रोशनी में जब उसने बेड के तरफ अपना नज़र दौड़ाया तो पूरा बेड गुलाब की पत्तियों से सजाया गया था। जहाँ पर 2 दिल बनाए गए थे, उसी के बीचों बीच वह लहंगा फैलाए ध्रुव का इंतजार करने लगी। थोड़े ही देर के बाद वह कमरे को लॉक लगाता अंदर आया था। वह अपना कोट उतारता, एक साइड में रखता, अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगा। फिर वह चलता हुआ उसके पास बैठा, उसके मेहंदी लगे हाथों और पैरों को देखने लगा, जिस पर खूबसूरती से उसका नाम लिखा गया था। क्या आपने अपने घर वालों को बता दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में? मुझे ऐसा कोई भी रुकावट या आनाकानी नहीं चाहिए। बाद में इस बच्चे को लेकर कोई भी तमाशा ना हो। मैं आपके घर वालों की तब तक हिफाजत करूंगा जब तक आप मेरे पास रहोगी। आपकी माँ की सर्जरी हो चुकी है, फिलहाल वो बेहोश हैं। भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों में पूरी ठीक हो जाएंगी। और दूसरा, यहाँ से जाने के बाद आपके अकाउंट में आपके किए गए वादे के हिसाब से मैं आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए भी डलवा चुका हूँ, ताकि आप आगे की ज़िंदगी आराम से बिता सकेंगी। मैंने ये शादी मोहब्बत में आकर नहीं की, ये बात तो आप भी जानती हैं। फिलहाल मुझसे और ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। मुझे ये नखरे, रोना धोना और ये मनाना मुझसे नहीं होगा। जब मेरा दिल चाहेगा आपको मेरे करीब आना होगा, बिना किसी नखरे के। उसके अलावा आप मेरे आसपास भी नहीं भटकेंगी। मीरा ने तकलीफ से आंखें मींच ली। कुछ आंसुओं का गोला मुंह पर बहने लगा। वह उठा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी, अपनी शर्ट उतारने लगा। जी मैं समझ गई हूँ, आप परेशान ना हो। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आखिर आपने मुझे पूरे 80 लाख रुपए में खरीदा है, और एक खरीदी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। वह तो बस गुलाम या कैदी होती है जो अपने मालिक के हर हुक्म को बजा लाती है। वह कांपती आवाज़ में बोली तो ध्रुव ने उसके ताने भरे शब्दों पर अपने होंठ भींचे। खूबसूरत लहंगे के दुपट्टे को एक साइड करता उसके साथ लेट गया। ध्रुव ने उसका घूंघट तक ना उठाया, उसे देखना तक गवारा न किया, ना ही तारीफ में कोई शब्द बोले। बस अपने मतलब पर आ गया था। मीरा की आंखें भीग गई थी। मीरा की कलाइयों में सजी हुई चूड़ियों की झनकार से कमरा गूंजने लगा। ध्रुव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। चूड़ियाँ, ज्वेलरी उतारो, मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज के बाद जब मैं यहाँ आऊँ, ये चूड़ियाँ और भारी ज्वेलरी मत पहनना। अंधेरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी। जी नहीं पहनूंगी, समझ गई हूँ। चूड़ियाँ और ज्वेलरी रिमूव करती उसके साथ लेटी तो घबराहट का शिकार होने लगी। जिस्म कांपने लगा था, लेकिन वह खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। चलो अपने ये भारी भरकम लहंगे को उतारो और अपना ब्लाउज उतारो। ब्लाउज में डोरियां हैं और हुक लगे हैं, मुझसे नहीं खुल रहे। मैं रोशनी में खोल कर आती हूँ। वह उठने लगी तो ध्रुव ने कहा, नहीं रहने दो, मैं खुद ही खोल लेता हूँ। वह वापस बेड पर बैठ गई तो वह उसके नज़दीक बैठा, उसकी चोली के डोरियां खोलने लगा। जब काफ़ी देर तक वह कोशिश करता रहा, ना खुली, तो वह एक ही झटके में पूरा जोर लगाकर उनको तोड़ता चला गया। वह चरचर की आवाज़ पर चोली भी फट गई थी। अपनी नाकदरी पर मीरा का दिल चाहा, वह दहाड़े मारकर रोए। और फिर लहंगे के साथ भी ध्रुव ने यही किया था। वह भी बेजान गुड़िया की तरह बैठी रही। वह उसे बिना कपड़ों का कर गया और बेड पर धक्का दे गया। वह सीधे पीछे गिर गई थी। उस पर झुकता, जगह जगह उसे चूम रहा था। वह उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा गया। मीरा ने बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचा, फिर उसके चेस्ट पर मौजूद आखिरी कपड़े को भी उसके बदन से अलग कर दिया। वह नाजुक सा वजूद रखने वाली लड़की उसके मर्दाना स्पर्श के नीचे दबकर रह गई थी। वह उसके नाजुक पंखुड़ियों जैसे होठों पर झुकता चला गया था और खुद उसके होठों की मिठास को पीने लगा था। मीरा का खूबसूरत, नरम, नाजुक सा बदन उसको किसी और ही दुनिया में ले गया था। वह ना चाहते हुए भी उसके जिस्म के खूबसूरती में गुम होता चला गया। मीरा ने निचले होंठ को दांतों तले दबाकर अपनी चीखों का गला घोंटा था, क्योंकि उसके सामने जो उसके जिस्म को नोच रहा था, उसको चीखने, चिल्लाने या रोने धोने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी। वह ध्रुव से ये तक ना कह सकी उसे दर्द हो रहा है। ध्रुव उसके जिस्म को बुरी तरह से मसल रहा था।
वह बर्दाश्त न कर सकी और रोने लग गई थी। ध्रुव ने ये तक ना सोचा कि वह पहली बार इन सब चीज़ों को झेल रही है। थोड़ा आराम से ये सब करो। मजबूरन वह चीख उठी थी। पूरे कमरे में मीरा की चीखें और सिसकियाँ गूंजने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ध्रुव को उसकी परवाह ही कब थी। वह अपनी सारी जुनूनियत उसके नाजुक बदन पर उतार रहा था। मीरा का जिस्म उसके लिए सुकून का बस एक सामान था। वह सुबह 5 बजे उठी। कमरे में पूरा अंधेरा था। लाइट ऑन करती, दीवार का सहारा लेती वॉशरूम तक आई और नहाने चली गई। थोड़ी देर के बाद ध्रुव भी उठ गया था। जैसे ही वह कंबल उठाकर उठने लगा तो बेड पर फैला खून देखकर वह अपने होंठ दोबारा बंद कर गया और फिर तौलिया पहनकर बाथरूम में चला गया। नहाकर वह अब बाहर चला गया था। इधर वह नहाकर कमरे में आई तो खाली कमरा देखकर वह समझ गई कि वापस चला गया है। वह भी उठकर पूजा पाठ करने लगी। उसने पूरे कमरे की सफाई की, वापस लेट गई थी। रात के तकलीफ से वो पूरी रात सही से सो भी ना सकी थी। वह थक हार कर हवेली में दाखिल हुआ। कदम जैसे कमरे की तरफ बढ़े, सामने नव्या बैठी दिखाई दी। वह जानता था कि शादी की खबर सुनने के बाद वो पूरी रात सोई नहीं होगी। हमेशा खुद को तैयार रखने वाली वह लड़की आज सादा सी शर्ट और ट्राउजर में बिखरे बालों और सूजी हुई आंखों के साथ बैठी हुई थी। बचपन से सुनती आई थी, ध्रुव सिर्फ उसका है, लेकिन आज वो किसी और का हो चुका था। ध्रुव ने नजरें चुराकर कमरे की तरफ जाने लगा, मगर नव्या की कांपती आवाज़ पर उसके कदम आगे बढ़ने से पहले ही रुक गए थे। ध्रुव, बस अब तुम उसके करीब नहीं जाओगे। एक बार बहुत है, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। वह गुस्से और बेबसी से चीखी थी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। नव्या, अगर मेरी अपनी औलाद ही ना होगी तो मेरी नस्ल आगे कैसे चलेगी? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि हमारे आने वाले जो कल हैं सुकून में बीते। नव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह भारी शब्दों में बोली, जब वह लड़की माँ बन जाएगी तब तुम उससे बच्चा लेकर उसे डिवोर्स दे दोगे ना, और मुझसे शादी कर लोगे ना? वह उंगलियां चटकाने लगी। उसकी भीगी आंखों और कांपती आवाज़ के बावजूद ध्रुव ने कोई जवाब न दिया। वह चुप से एक तरफ होता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पीछे से नव्या चीख उठी थी, ध्रुव, मेरी बात का जवाब दो। तुम मुझे यूं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर वह अपनी रफ्तार तेज करता सीधा कमरे में आया और बिस्तर पर गिरते ही आंखें मूंद ली। वह थोड़ा सा आराम करना चाहता था। वह पूरी रात नहीं सो सका था। वह सावर के नीचे खड़ा था। पानी के धारे उसके चेहरे पर गिरती जा रही थी। ना चाहते हुए भी दिमाग बार बार मीरा के आसपास ही घूमने लगा था। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, मीरा की आंखें और सिसकियां उसके कानों में गूंज उठी। वह पल एक साया की तरह उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। पानी की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थी, मगर असल दर्द तो उसके आंखों में था। वह जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीरा मासूम थी, बेबस थी। वह उसके प्यार में इतना खो चुका था कि उसे होश ही न रहा। वह जानता था कि उसके साथ नरमी दिखाने के बजाय बेरहमी पर उतर गया था। और वह बात गाउन पहनकर बाहर निकला था। तौलिए से बालों को रगड़ते तौलिया एक तरफ उछाल गया था। अपनी सारी सोचों को झटकता वह फ्रेश होकर नीचे आया था। हवेली के सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, सिवाय नव्या के। बलवंत राय ने बड़ी गंभीरता में पूछा, तुमने उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लिए है ना? ये ना हो कि वो बच्चा पैदा करने के बाद उसकी वजह से तुम्हें या हमें ब्लैकमेल करे। ध्रुव ने सर हिलाई। पापा जी, सब कर लिया है, आप फिक्र ना करें। मैं फार्म हाउस पर भी सारे नौकरों को समझा दिया है कि वह उसका ख्याल रखें। ध्रुव के पिता बड़े ही तसल्ली में होकर खाने में बिजी हो गए थे, जबकि ध्रुव ने बेचैनी से अपने पैरों को एक साइड से उस साइड बदल रहा था और ना चाहते हुए भी फार्म हाउस पर बिताई हुई रात के बारे में सोचने लगा। इतना सुकून महसूस किया था उसने। उस सुकून को याद करते वो बेचैन हो रहा था। दिल बार बार मीरा के उस मासूम और प्यार भरी प्यार को मचलने लगा था, लेकिन वह अपनी सारी सोचों को झटका तैयार होकर हवेली से निकल गया था। एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन ध्रुव ने मीरा के करीब आना गंवारा न किया और वह रोज नौकरों को फ़ोन करके उसका हाल चाल जरूर लेता, मगर दिल की बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। बार बार दिल चाहता कि सब कुछ छोड़कर वह उसके पास चला जाए, मगर जिद और सब्र के बोझों तले वह खुद को बिजी रखने की कोशिश करता रहा। वह हवेली आ गया, मगर वहाँ भी दिल को उसे तसल्ली न मिली। जज्बात की आग उसे बेचैन कर रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए भी मीरा का ख्याल एक पल के लिए ना छूटा। वह मजबूर होकर कमरे से बाहर निकला था
तो नव्या ने उसे इतनी रात को हवेली से निकलते हुए देख लिया। उसका दिल एक बार फिर खून के आंसू रो दिया और उसके दिल में मीरा के लिए और ज़्यादा नफरत बढ़ती जा रही थी। रात के 2 बजे ध्रुव फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचा। वह धीरे से अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, मगर चुप्पी में भी किसी की भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मीरा चौंक गई और सहम कर बैठ गई। ध्रुव आप हैं? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। ध्रुव उसके सही अंदाजे पर हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता चला? कमरे में तो अंधेरा है। वह धीरे धीरे बेड के करीब आया और शर्ट उतार कर एक तरफ रख दी। जी, आपकी बॉडी के परफ्यूम से पहचान गई हूँ, धीरे से बोली। फिर झुकते हुए बोली, मैं कमीज उतार चुकी हूँ, आप आ जाइए बेड पर, मैं तैयार हूँ। उसके शब्दों की कपकपाहट ध्रुव से छुपी ना रह सकी। वह रुक सा गया और नरम शब्दों में बोला, नहीं, तुम मेरी कमर दबा दो, हवेली से आते आते थक गया हूँ। बदन रिलैक्स होगा तो ही तुम्हारे पास आऊँगा। 1 हफ्ते से जो बेचैनी उसके जिस्म में समाई थी, अब उस बेचैनी का नामो निशान तक नहीं था। जी, मैं दबा देती हूँ, धीरे से बोली और झिझकते हुए ऊपर बैठकर उसकी कमर दबाने लगी। काफ़ी देर तक वह यूं ही उसकी कमर दबाती रही। ध्रुव ने पलटकर सीधा होना चाहा तो मीरा लुढ़क कर बेधड़क उसके ऊपर जा गिरी थी। वह पल दोनों के लिए अजीब सा था। सांसों की तेज धड़कनों से एक दूसरे के जिस्म आपस में रगड़ खाने लगी। कमरे की चुप्पी और हवा उनके करीब आती सांसों से भर गई। ध्रुव ने एकदम मदहोशी में पूछा, तुम्हें यहाँ डर तो नहीं लगता ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, मीरा ने बड़ी मुश्किल से कहा। उसकी इतनी नज़दीकी पर मीरा के दिल की धड़कनें तेज हुई थी। ध्रुव ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा तो वह कांपने लगी। वह उसके चेहरे पर उंगलियां ट्रेस करते बोला, पहली बार जब तुम मेरे करीब आई थी तो बहुत रोई थी। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे अपना होश नहीं था, कुछ ज़्यादा ही तुम पर बेरहमी कर गया। वह पल भर रुका और उसको बेड पर गिरा गया। उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखता वह कांपते हुए बेड सीट को मुट्ठियों में जकड़ गई और अपनी कमीज पहले से ही उतार चुकी थी। वह अपनी बात चालू करते बोला, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये कहकर वह धीरे धीरे उस पर झुकने लगा और मीरा के वजूद को अपनी पकड़ में ले गया। ध्रुव, धीरे धीरे करिए प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वह उखड़ती सांसों के बीच बोली थी, लेकिन वह तो इतना मदहोश हो चुका था कि उसे मीरा की कांपती आवाज़ उखड़ती सांस तक न सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर के बाद वह तौलिए से पसीना पोंछता उससे दूर हुआ और बिस्तर पर सुकून से आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मीरा की हालत ठीक नहीं थी। वह अभी भी धीरे धीरे कांप रही थी। पूरे जिस्म दर्द की लहर उठ रही थी। वह सोने की कोशिश करने लगी लेकिन सो न सकी। फिर अचानक ध्रुव ने उसे अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया। वह भी सुकून महसूस करती उसके सीने में मुंह छुपा गई। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर गई। जी, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसकी नाक की टिप को चूमता पीछे हुआ और वह उसके प्यार पर ध्रुव के सीने में ही छुपने लगी और मीरा की इस हरकत पर ध्रुव के होंठों पर मुस्कुराहट पड़े और फिर वह सुकून से आंखें मूंद गया। सुबह की मध्यम किरणें खिड़की से छनछन कर अंदर आ रही थी। ध्रुव जैसे ही जागा तो आंखें मसलने लगा। आज वह बहुत ज़्यादा सो गया था। ज़्यादातर 8 बजे उठ जाता था। आज दोपहर के 12 बज रहे थे। से ही नज़र साथ सोए हुए उस हुस्न के जिस्म पर पड़ी तो दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पल वह हैरान रह गया कि कोई क्या इतना खूबसूरत भी हो सकता है क्या? न जाने कितने पल उसका दिल ना धड़क सका। लंबे घने और काले रेशम जैसे बाल उसके कमर से नीचे तक बिखरे हुए थे, जिसमें रोशनी पड़ते चमक और ज़्यादा बढ़ रही थी। वो बड़ी तसल्ली और सुकून की नींद में उसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। ध्रुव के हिलने पर वह जरा सी कसमसाई तो उसने नरमी से उसका सर तकिए पर रखा और खुद टकटकी बांधकर उसके पूरे बदन को देखने लगा। गुलाब से नाजुक होती वह दूध जैसी रंगत वाली छोटी सी नुकीली नाक, जहाँ एक छोटी सी सफ़ेद लौंग चमक रही थी, और नाजुक सी हूर की परी जो उस वक्त ध्रुव की शर्ट में छुपी हुई थी। माथे पर हल्के हल्के पसीने की कतरे उसे और भी अलग बना रहे थे। पूरी तौर पर उसके रंग में रंगी हुई लग रही थी। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे ये लड़की उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। अब वह ज़िंदगी भर उससे दूर नहीं जा सकेगा। मोहब्बत ने पहली ही नज़र में उसके दिल पर मोहर लगा दी थी। वह बहुत ही प्यार से उसके होंठों पर झुकता, हल्के से उसके होंठों पर होंठ रख गया। उसके होंठ मुस्कुराहट में ढीले पड़ गए। वह बेड से उठ गया था और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। खटके की आवाज़ पर मीरा ने हल्की सी आंखें खोली
तो सामने ध्रुव पैंट पहने और बनियान लिए खड़ा बालों में कंघी कर रहा था। ध्रुव को देखकर घबराहट की शिकार होने लगी। वह जल्दी से उठी तो दर्द की एक लहर से चकरा कर रह गई। वह खुद को संभालती जल्दी से दोबारा कंबल में खुद को छुपाने लगी, जो सिर्फ ध्रुव के शर्ट पहने हुए थी। ध्रुव, जो शीशे में उसकी सारी हरकतें देख रहा था, चुप से उसके तरफ आया। वह जल्दी से चेहरा छुपाने लगी। मीरा ने शर्म से नजरें झुका ली। मेरी शर्ट दो, वह बोला और अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगा। मेरे पास नहीं है आपकी शर्ट। वह कहते ही जल्दी से कंबल में घुसने लगी। ये जो तुमने पहनी हुई है ना, ये क्या है? बताओ, चलो जल्दी दो। मैं अपने साथ कोई कपड़ा नहीं लाया, मुझे बाहर जाना है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। वह पैंट के जेब में हाथ डाले बड़े मज़े से बोला तो वह रोती हुई शक्ल बनाकर, मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ, आप प्लीज़ मुझे मेरे कपड़े दे दें और थोड़ी देर के लिए प्लीज़ बाहर चले जाइए, मैं अभी उतार कर दे देती हूँ। वह उसकी हालत को समझ रहा था। ये क्या बात हुई? पति हूँ मैं तुम्हारा, 2 बार मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ, अब तक तो तुम्हारी शर्म उतर जानी चाहिए थी। तुम अभी भी शर्मा रही हो? बराबर निगाहें उस पर जमाए हुए था। वह शर्म से कंबल से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाइट बंद होती तो इतनी घबराहट नहीं होती। प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा ना करो। वह अब बाकायदा हाथों में चेहरा गिराए रो दी। मीरा यार, क्या हो गया? मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, प्लीज रोना बंद करो। वह उसको बाहों में भरता प्यार से बोला। अच्छा मेरी तरफ देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो मेरी जान, और इतने प्यार से बोला कि मीरा का दिल बेकाबू धड़कने लगा। वह उसके चेहरे के तरफ देखने लगी तो जैसे उसकी आंखों में घुस सी गई। ध्रुव ने बड़े प्यार से उसके गाल पर अपने होंठ रखता वह जान से कांप उठी। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वह चला गया था, लेकिन वह अभी तक उसके ख्यालों से, उसके प्यार से बाहर नहीं निकली थी। वह जल्दी से वॉशरूम भागी। फ्रेश होकर वह बाहर आ गई। गीले बालों में ही चुटिया बनाकर वह साड़ी पहनकर बाहर आई थी। वह किचन में खड़ा शर्ट लेस ही नाश्ता बना रहा था। ये लीजिए आपकी शर्ट। वह उसके तरफ शर्ट बढ़ाकर बोली तो वह मुस्कुराता हुआ उससे लेकर पहनने लगा। नीचे के 3-4 बटन बंद करता वह वापस काम में बिजी हो गया था। थोड़ी देर के बाद उसके सामने ऑमलेट, ब्रेड और एक पराठा रखा। फिर कपों में चाय डालकर वह कुर्सी पर बैठ गया। अभी भी उंगलियां चटका ही रही थी। मीरा खाना खा वह घूंघट किए हुए ही खाना खाने लगी। ध्रुव को उसका ये अंदाजा बहुत बुरा लगा। मीरा, तुम चेहरे से घूंघट हटाकर खा सकती हो। कल रात मैं तुम्हारे अंग अंग को देख चुका हूँ। अब चेहरा छुपाने का क्या फ़ायदा? और मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे कैसा शर्माना। मैंने सब नौकरों को आज के दिन छुट्टी दे दी है। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फार्म हाउस पर कोई भी नहीं है। वह सर हाँ में हिलाती चेहरे से अपना घूंघट उठा गई और खाने में बिजी हो गई। हल्की हल्की बातों से वह उसके झिझक खत्म कर चुका था। अब वो बिना घबराए जवाब दे रही थी। एक खूबसूरत और भरपूर दिन बिताकर वह उस फार्म हाउस को छोड़कर हवेली वापस आ गया था, जहां बलवंत राय और नव्या की शिकायतों पर उसकी क्लास लगाए बैठे थी। तुम रोज फार्म हाउस क्या करने जाते हो ध्रुव? कहीं उस लड़की से दिल तो नहीं लगा लिया? बलवंत राय बोले तो वह नजरें चुराने लगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब से शादी हुई है मैं उसके नज़दीक सिर्फ एक बार गया हूँ। कल रात भी मेरी बहुत इम्पोर्टेंट फाइल वहाँ रह गई थी। मुझे उस फाइल पर काम करना था, इसलिए गया था। मैं वहाँ उसके नज़दीक तक नहीं गया। दूसरे कमरे में बैठकर काम करता रहा। थोड़ी देर सो गया, फ्रेश हुआ और आ गया। मैंने मीरा की शक्ल भी नहीं देखी। वह लड़की हर वक्त घूंघट में रहती है। अब अगर विश्वास हो गया हो तो मैं जाऊं? वह नव्या की तरफ पलटा, दांत पर दांत जमाए बोला। तो नव्या भी गुस्से में थी और कहने लगी, अंकल जी, मुझे पूरा विश्वास है ये झूठ बोल रहा है। कल रात ये 1 बजे इस हवेली से चला गया था। और गुस्से से चीखी, नव्या तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मुझे उस लड़की के करीब जाने का कोई शौक नहीं, मजबूरी में गया था। अब अगर तुमने मुझे इस तरह बदतमीजी से बात की तो नव्या, मैं कसम खाता हूँ तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। वह भी गुस्से से बोला। अच्छा ना ध्रुव, गुस्सा मत करो, तुम उसके नज़दीक रोज नहीं जाओगे। और उसके शर्ट के बटन से खेलने लगी। ध्रुव का सब्र अब जवाब दे गया था। वह ठंडी सांस छोड़ता बोला, अच्छा अगर उसके करीब नहीं जाऊंगा तो बच्चा आसमान से टपकेगा क्या? नव्या, तुम्हारे अंदर अकल है या नहीं? इस तरह तो वह पूरी ज़िंदगी फार्म हाउस में ही बैठी रहेगी। तो फिर तो हमारी शादी हो गई। उसके नज़दीक जाऊंगा तो ही हमारा बच्चा होगा ना। तुम्हें ये कड़वा घूंट पीना ही होगा, वरना इस तरह रोज मेरी शिकायतें मेरे पिता के सामने करती रहोगी तो अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लो। फिर मुझसे शादी नहीं करना।
नव्या वह दो टूक बात करता वहाँ से निकल गया था, जबकि वह आंखों में आंसू लिए ध्रुव को दूर जाता देखती रही। काश वह एक्सीडेंट ना हुआ होता और मेरे मम्मी पापा उस एक्सीडेंट में ना गए होते तो आज ध्रुव मुझसे इतना दूर न जाता और मैं माँ भी बन सकती थी। ध्रुव को वह सारी खुशियाँ दे सकती थी जिसका वह हकदार था। तुम परेशान ना हो नव्या, देखना वह तुमसे ही शादी करेगा, तुम फिक्र ना करो। बोले थोड़ा सब्र करो, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। बलवंत राय ने उसे समझाया तो वह हाँ में सिर हिलाती चुप हो गई। जब वो हवेली बहुत कम आता था, फार्म हाउस पर ही रहता था। मीरा जो उसके सामने आने से ही डरती थी, अब धीरे धीरे वह झिझक खत्म हो गई थी। वह ऑफिस से सीधा फार्म हाउस आता, कभी वह ड्रिंक करने बाहर चले जाते तो कभी वह शॉपिंग पर चले जाते। उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। उनकी शादी को 2 महीने हो गए थे, वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी। ध्रुव उसे खुश रखने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। वह कोशिश करता कि मीरा को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। वह उसके खाने पीने का ख्याल रखता, वक्त पर दवाइयाँ देता। वह चाहता कि ये कुछ महीने मीरा के साथ वह अपनी पूरी ज़िंदगी जी ले, उसके बाद उनकी शादी खत्म हो जाती। जबकि मीरा इस चीज़ को घंटों बैठकर सोचती थी, यहाँ से जाने के बाद न जाने उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। 80 लाख में वह खुद को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पर बेच चुकी थी। कुछ महीनों के बाद वह तलाकशुदा कहलाएगी और ना ही उसके पास कुछ ऐसा बचेगा कि वह अपने दूसरे पति को कुछ दे सकेगी। उसने सोच लिया था जब वो यहाँ से जाएगी तो अपना बुटीक खोलेगी और खुद को बेहद बिजी कर लेगी, जहाँ ना उसे ध्रुव की याद आएगी और ना ही अपने बच्चे की। ये सोचते हुए उसकी आत्मा तक कांपने लग जाती थी। वह दोबारा शादी कभी नहीं करेगी क्योंकि उसे अब ध्रुव से मोहब्बत हो गई थी और वह उसे छोड़ देगा। यही सोचकर वह हमेशा डरती थी, अगर वह दूसरी शादी करेगी तो उसके दूसरे पति को पता चल जाएगा कि वह कंवारी नहीं है। वह फैसला कर चुकी थी कि वह ध्रुव की ज़िंदगी से निकलने के बाद किसी और दूसरे आदमी को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लाएगी। वह अपनी जवानी का सबसे खूबसूरत तोहफा ध्रुव पर लुटा चुकी थी, तो वह कभी भी दूसरे आदमी को बेवकूफ़ नहीं बनाएगी। दिन यूं ही बीत रहे थे और ध्रुव को सोते हुए घंटों देखती, जैसे वह खूबसूरत आदमी को देखने के अलावा मीरा के पास और कोई काम ही ना हो। वह जी भर कर ध्रुव को देखती थी, जैसे उसके एक एक नक्श को दिल में बसा लेना चाहती हो। क्या पता फिर उसे ये चेहरा दोबारा देखना किस्मत में ना हो और कभी उसके दिल में ममता जाग उठती। अपने पेट में पलते बच्चे के बारे में सोचकर वह घंटों रोती, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, अपनी माँ को माफ़ कर देना, मैं मजबूर थी। उन्हीं सोचों में कब 9 महीने बीत गए उसे पता ही नहीं चला था। 9 महीने बीतने के बाद मीरा को अस्पताल ले जाया गया था। दर्द बहुत ज़्यादा थी और वह तकलीफ में तड़प रही थी। पसीने से भीगी हुई थी। ध्रुव उसके साथ हर कदम पर खड़ा था, उसका हाथ पकड़े हिम्मत देता रहा। कुछ घंटे की परेशानी के बाद आखिरकार मीरा ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। ध्रुव के हाथों में नन्ही सी जान आई तो उसकी आंखें खुशी और दर्द से भीग गई। वह पल शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती पल था। लेकिन जब दिमाग में ये सोच पैदा हुई कि अब उसे हमेशा हमेशा के लिए मीरा से अलग कर दिया जाएगा, वह जोर से मुट्ठियां बंद कर गई। आंखों में खून के आंसू भर चुके थे। वह जानता था अगर वह मीरा को अपने पास रखने की बात करता तो घर में एक कोहराम सा मच जाता। वह भी अब मीरा के बिना नहीं रह सकता था और ना ही अब उसे छोड़ सकता था। अभी वह इस बारे में कुछ सोचता, नौकरों के जरिए बलवंत राय तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि मीरा माँ बन गई है, तो पूरा परिवार अस्पताल में पहुंचा था। बड़े हॉल में कदमों की छाप और चेहरों की गंभीरता ने मीरा का दिल दहला दिया था। वह कमजोर जिस्म के साथ बिस्तर पर लेटी थी और ध्रुव को देख रही थी, जिसके चेहरे पर तकलीफ के साफ असर दिखाई दे रहे थे, जिसे वह छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बलवंत राय ने आगे बढ़कर बच्चे को उठा लिया और कहा, ये बच्चा हमारा है, इसे हवेली में लेकर जाएंगे। ये रस्म है हमारे परिवार की और यही फैसला है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन किए थे, तुम्हारा इस बच्चे से कोई संबंध नहीं होगा। अब अपना वादा पूरा करो और इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। मीरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपते गए। प्लीज़ मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, ये बहुत छोटा है, मैं मर जाऊंगी इसके बिना। वह उसके सामने हाथ जोड़ते बोली। वह लड़की जो हर वक्त घूंघट में रहती थी, अब वही बिना दुपट्टे के खुले बालों में खड़ी बलवंत राय से अपने बच्चे की भीख मांग रही थी। ध्रुव प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दे दो, आप उनसे कहो ना कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। अभी वो बहुत छोटा है, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। तुम अपनी मंगेतर से भी शादी कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
बस अपनी हवेली में मुझे अपने बच्चे की आया के तौर पर रख लो। हवेली के सारे काम कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो। ध्रुव अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करते उसके कदमों में गिरकर माफी मांग रही थी। ध्रुव वही बुत बना खड़ा रह गया था, मगर किसी ने उसकी फरियाद न सुनी। औरतें और मर्द सब बच्चे को गोद में लिए एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। फिर रस्म और रिवाज के नाम पर वह नन्ही सी जान को मीरा के गोद से अलग कर गए, हवेली ले गए और वहीं मीरा की आत्मा को भी अपने साथ ले गए थे। वह कमजोर आवाज में बार बार दोहराती रही, मेरा बच्चा ध्रुव, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। लेकिन जवाब में सिर्फ दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उस दिन मीरा ने महसूस किया वह सिर्फ एक सौदा था। माँ होने के बावजूद अपने ही जिस्म का हिस्सा खो चुकी थी। ध्रुव और मीरा के बिछड़ने का दर्द अभी घर की दीवारों में गूंज रही थी कि किस्मत ने एक और मोड़ चुपचाप लिख दिया। इधर नव्या मुस्कुरा तो रही थी, मगर उस मुस्कान के पीछे टूटा हुआ आसमान छिपा हुआ था। जिस आदमी को उसने अभी अपना समझा था, वह आज किसी और की मोहब्बत में पूरा का पूरा डूबा खड़ा था। वह जानती थी ध्रुव ने उससे कभी झूठा वादा नहीं किया, फिर भी दिल उम्मीदों की जिद छोड़ नहीं पा रहा था। रात गहराई तो नव्या ने चुपचाप अपना सामान समेटा, किसी को बिना बताए हवेली छोड़ दी। सड़क पर चलते हुए उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। सामने से आती तेज रोशनी उसे दिखी ही नहीं। ब्रेक की चीखती आवाज, लोगों का शोर। उसका शरीर हवा में उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। संभालो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। भीड़ में से एक लंबा सा लड़का दौड़ कर आया। उसने झुककर नव्या का चेहरा पलटा और जैसे वक्त थम गया, वही आंखें, वही चेहरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सालों पहले खो दिया था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऋतिक के होंठ कांपे, पर उसने देर नहीं की। उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर घर ले आया। दरवाजा खोलते ही उसकी माँ घबरा गई। कौन है बेटा? ऋतिक ने धीमी आवाज में कहा। माँ, ये मर जाती अगर मैं देर कर देता। तभी पीछे से अचानक ब्रेक की आवाज आई। एक कार किसी लड़की को छूते छूते बची। ऋतिक की माँ दौड़ी और उस लड़की को खींचकर अपने पास कर लिया। बेटी, देख कर चला करो। वह लड़की घबराई हुई थी। उसने सिर उठाया। वो मीरा थी, मगर अजनबी शहर, अजनबी चेहरे। ना मीरा नव्या को पहचान सकी, न नव्या उसे। किस्मत दोनों को एक ही दरवाजे तक ले आई थी, पर पहचान की डोर अभी भी बंधनी बाकी थी। उधर घर के अंदर ऋतिक नव्या को कमरे में लिटा चुका था। उसके माथे से खून पोंछते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसकी यादों में फिर वही रात कौंध गई, जब उसकी प्रेमिका उससे छीन ली गई थी। उसी तरह सड़क, उसी तरह खून और उसकी बेबसी। मैं इस बार तुम्हें नहीं खोऊंगा, उसने फुसफुसाकर कहा, जैसे वह अतीत से लड़ रहा हो। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा जान को खतरा टल गया है, पर होश आने में वक्त लगेगा। ऋतिक कुर्सी पर बैठा उसे देखता रहा। उसकी आंखों में चाहत थी या डर, वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे भगवान ने उसकी सूनी दुनिया में किसी को वापस भेज दिया हो। वही चेहरा, वही मासूमियत, वही टूटी हुई सांसें। बाहर गलियारे में मीरा अपने किसी काम से आई थी। उसे क्या पता था कि जिस लड़की के लिए एक अजनबी इतनी बेचैनी से दुआ कर रहा है, वह उसकी अपनी कहानी से भी जुड़ी है। किस्मत चुप थी, मगर उसके कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और आने वाला वक्त इन सब की जिंदगी को फिर से उलझाने वाला था। अस्पताल के उस सफेद गलियारे में वक्त जैसे रुक रुक कर चल रहा था। दीवार पर टिके हर साये में एक अनकहा सच छिपा था, जो बाहर आने को बेचैन था। ऋतिक कुर्सी पर बैठा नव्या के चेहरे को देख रहा था। उसकी सांसें अब संतुलित थी, मगर बेहोशी अभी भी टूटी नहीं थी। तभी दरवाजे के पास आहट हुई और मीरा अंदर आई। उसे किसी ने बताया था कि एक्सीडेंट में घायल लड़की को यहाँ पर लाया गया है, और न जाने क्यों उसका दिल बार बार उसी कमरे की तरफ खिंचा चला आया था। जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी लड़की पर गई, उसके कदम जम गए। गला सूख गया, आंखों में पहचान की एक चमक कौंध गई और अगले ही पल उसके होंठ कांप उठे। ना नव्या, ये नाम जैसे हवा को चीरता हुआ ऋतिक के कानों तक पहुंचा। वह चौंक कर खड़ा हुआ। आप इसे जानती हैं? मीरा की आंखें भर आई। जानती हूँ, ये मेरी जिंदगी की वो परछाई है जिसे मैं कभी भाग नहीं सकी। इतने में नव्या की पलकों ने हलचल की। उसने धीमे धीमे आंखें खोली। सामने मीरा को खड़ा देखा तो जैसे अतीत बिजली बनकर उसके भीतर उतर गया। तुम? दोनों की आवाज एक साथ निकली थी और कमरे की हवा भारी हो गई। कितनी शिकायतें थी, कितने डर थे, कितनी गलतफहमियां, पर उस पल सब पर सिर्फ एक सच्चाई भारी थी कि दोनों ही हालात की मारी थी। नव्या की आंखों से आंसू बह निकले।
मैंने तुम्हें छीनना नहीं चाहा था मीरा, मैं खुद ही हार गई थी। मीरा उसके पास आकर बैठ गई, उसके हाथ थाम लिए और मैंने सोचा तुमने सब मुझसे ले लिया। हम दोनों ही गलत थीं। ऋतिक और उसकी माँ दरवाजे पर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उनके लिए ये किसी फिल्म से कम नहीं थी। दो औरतें जिनकी किस्मत एक ही आदमी से जुड़कर बिखरी हुई थी, आज एक दूसरे के जख्मों पर मरहम बन रही थी। शीतला देवी की आंखें फैल गई। हे भगवान, इतनी बड़ी सच्चाई! मीरा ने मुड़कर उनके पांव छुए। अगर आप उस दिन मुझे गाड़ी के नीचे आने से नहीं बचाती तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी न होती। नव्या ने भी ऋतिक की तरफ देखा, उसकी आवाज भर्रा गई। आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। ऋतिक बस चुप था। उसकी आंखों में फिर वही पुराना डर तैर गया, कहीं किस्मत फिर से उसे खाली हाथ न कर दे। उसकी माँ ने गहरी सांस ली, जैसे कोई फैसला भीतर ही भीतर आकार ले चुका हो। जिसे जहां होना चाहिए उसे वहीं जाना होगा। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा। बेटी, तुम्हारी मंजिल ध्रुव है। उन्होंने उसी वक्त ध्रुव को फोन किया। आवाज में सख्ती भी थी और ममता भी। आकर अपनी अमानत को ले जाओ। कुछ ही देर में ध्रुव वहां पहुंचा। मीरा को देखते ही उसकी आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से उसे अपने पास खींच लिया, जैसे अब कभी छोड़ना नहीं चाहता हो। शीतला देवी ने मीरा का हाथ ध्रुव के हाथ में रख दिया। अब इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने मुड़कर नव्या को देखा, जो चुपचाप खड़ी थी, दिल में तूफान, आंखों में डर लिए। वह उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ रखा। और तुम अगर चाहो तो इस घर को अपना घर बना सकती हो। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। नव्या ने अविश्वास से उनकी तरफ देखा। मैं? ऋतिक की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे जिंदगी फिर एक मोड़ पर खड़ी है, जहां से या तो सब मिल जाएगा या सब फिर छिन जाएगा। कमरे में रहस्य घुला हुआ था। कमरे में फैली खामोशी, हर दिल अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा था। ऋतिक की उंगलियां अब भी कांप रही थी। उसे डर था कि खुशी का सपना कहीं फिर से न टूट जाए। मगर इस बार शायद ऊपर वाला भी थक गया था लोगों को रुलाते रुलाते। शीतला देवी ने नव्या की ठुड्डी उठाकर उसकी आंखों में देखा। बेटी, जिंदगी दूसरी बार दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खोलती। अगर खोलती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। नव्या की पलकों से आंसू लुढ़क पड़े। उसने कांपती नजरों से ऋतिक को देखा। वह नजरें चुरा लेना चाहता था, कहीं वो मजबूरी में हाँ ना कर दे। मगर अगले ही पल नव्या ने धीमे से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे किसी डूबते का किनारा थाम लिया हो। ऋतिक ने हैरानी से उसे देखा। अगर तुम्हें मेरे टूटे हुए अतीत से डर नहीं लगता तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। उसकी आवाज भर्रा गई थी। नव्या हल्का सा मुस्कुराई। हम दोनों ही टूटे हैं, शायद इसलिए एक दूसरे को संभाल सकते हैं। शीतला देवी की आंखों से खुशी बह निकली। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। उसी पल जैसे अस्पताल का कमरा मंदिर बन गया। बिना शोर, बिना ढोल, दो अधूरी जिंदगियां एक डोर में बंध गई। उधर ध्रुव मीरा को सीने से लगाए खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की भटकन के बाद उसका घर उसे मिल गया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना जिंदा था ही नहीं। मीरा ने उसकी छाती में चेहरा छुपा लिया। अब कहीं नहीं जाऊंगी, बहुत सजा मिल गई है हमें। तभी छोटे पीयूष ने मासूमियत से दोनों के हाथ पकड़ लिए। मम्मा, घर चलो ना। उसकी आवाज में जो अपनापन था, उसने हर जख्म पर मरहम रख दिया। कुछ ही दिनों बाद उस घर में रोशनी, फूल और खुशियों की चहक थी। ऋतिक और नव्या की शादी सादगी में मगर पूरे दिल से हुई। फेरों के वक्त ऋतिक की आंखों में कसम थी और नव्या की आंखों में भरोसा। इस बार किसी ने किसी को खोने की बात नहीं सोची। मीरा अपनी गोद में बेटे को लिए खड़ी थी। ध्रुव उसके पास। दोनों की आंखों में राहत थी कि अब किसी को किसी से छीनना नहीं पड़ेगा। शीतला देवी ने हाथ उठाकर दुआ दी। अब बस खुश रहो। तुम सबसे बहुत इम्तिहान ले लिए भगवान ने। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। घर में बच्चों की हंसी गूंजती। शाम को सब एक साथ बैठते। कभी पुराने दर्द का जिक्र होता तो सब चुप होकर एक दूसरे का हाथ थाम लेते, क्योंकि अब उन्हें पता था कि बिछड़ना क्या होता है। ऋतिक जब भी नव्या को देखता उसे लगता उसकी खोई मोहब्बत ने ही किसी और रूप में लौटकर उसे जिंदगी दी है। और नव्या हर रात शुक्र मनाती कि मरते मरते उसे जीने की वजह मिल गई है। ध्रुव मीरा अपने बेटे के साथ खिलखिलाता। वह मुस्कान जो 2 साल से गायब थी अब लौट आई थी। किस्मत ने आखिरकार अपनी किताब का पन्ना पलटा। इस बार उस पर आंसुओं की जगह खुशियों की स्याही थी। चारों की दुनिया अब एक दूसरे से जुड़ी थी। दर्द था मगर अब वह डर नहीं, सीख बन चुका था और जिंदगी पहली बार उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।